हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि हमने जो पिछले 5 वीडियो CG हिस्ट्री के ऊपर डाले हैं उसमें मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और हमने 5 ही दिन में 1500 व्यू जो है अपने वीडियो में पाए हैं, जो किसी भी नए चैनल के लिए जो इस फील्ड में आया है उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और साथ ही साथ जो है हमने 77 सब्सक्राइबर भी हैं हमारे, और जो अभी सब्सक्राइब अभी हमारे चैनल नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो यहाँ पे लाते रहेंगे। और जो है और जितना भी हमारा परिवार जो है यहाँ पे जितना बढ़ेगा उतना ही मेरे को भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, कि मेरे को भी पता चलेगा कि जो मेरे वीडियो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, तो उतना ही मेरे को भी वीडियो बनाने पे यहाँ पे मज़ा आएगा। तो आप सभी का धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जो है हम आज से नई वीडियो सीरीज जो चालू कर रहे हैं वो टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों ऐसा टॉपिक है जो आप PSC का या आप व्यापम का कोई भी पेपर देख लीजिए जो पिछले 3-4 सालों में आए हैं, उसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो वो फिक्स है, वो पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर आते हैं। लेकिन बात यहाँ ये है कि जो पंचायती राज व्यवस्था के कंटेंट है वो मार्केट में उपलब्ध तो जरूर हैं, लेकिन वो उसमें इतना टेक्निकल भाषा का प्रयोग किया गया है कि वो आसानी से समझ नहीं आता, और यदि समझ भी आ जाता है तो उसमें कन्फ्यूजन इतना होता है कि हम वहाँ पे पेपर में ज़्यादा चांस रहते हैं कि हम वहाँ पे गलत कर दें उसको। और अगर मैं ऑनलाइन वीडियो सीरीज की बात करूं तो पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर कोई भी अभी तक वीडियो सीरीज हमारे ऑनलाइन को उपलब्ध नहीं है। ये मेरा पहला प्रयास है जो मैं पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर कोई वीडियो सीरीज बना रहा हूं, और ये यूट्यूब में पहली बार होगा कि कोई पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर आपको नोट्स मिलेंगे वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, अपन जो है आज से पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर वीडियो सीरीज चालू कर रहे हैं। तो मैं उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 2 तरीके के उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो है वो बेसिक जो पंचायती राज व्यवस्था जो भारतीय संविधान में लागू किया गया है उसके ऊपर आता है, और जो दूसरा है वो है आपका जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है, जिससे छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, उसके ऊपर जो है लगभग अगर 6 में बात करूँ तो 4 क्वेश्चन और छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर रहेगा। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है व्यापम के कोई भी एग्जाम उसमें बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और यहाँ तक PSC भी जो एग्जाम ले रहे हैं उसमें भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो वही जो बेसिक लेक्चर है, और अगले वीडियो से जो है हम वो छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था करेंगे, जो डीप में हम उसमें जाएंगे, और जो बेसिक नॉलेज हमको चाहिए पंचायती राज व्यवस्था के लिए वो आज के वीडियो में हम यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। सबसे पहले हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में गांधी जी के कथन को देखें तो गांधी जी ने कहा था कि जब तक गांव का उत्थान नहीं होगा तब तक हमारे देश कभी विकास नहीं हो सकता। यानी जब तक हम अपने गांव को विकसित नहीं करेंगे तो देश तो विकसित होगा ही नहीं। तो पंचायती राज की जो आत्मा है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पर ही बसती है। यदि मैं पंचायती राज का शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से ही है वो। अगर जो कि नाम से स्पष्ट है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का मतलब ये है कि जो ग्रामीण जनता है उनका शासन में भागीदारी को सुनिश्चित करना। यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे प्रशासन की इकाई होती है गांव के जो हमारी जो जनता है, यदि हम उसको अपने प्रशासन में शामिल करेंगे तो वो हमारा कहीं ना कहीं जो प्रशासन है जो उसके कार्य हो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से जो हम कर सकते हैं। और गांव की यदि सभी लोगों की भागीदारी उसमें सुनिश्चित होगी तो जो गांव है उससे ज़्यादा प्रशासन से जुड़ने की कोशिश करेगा, प्रशासन की योजनाओं को लागू कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको योजनाओं के बारे में वहाँ पे सभी संपूर्ण जानकारी रहेगी, और जो भी शासन रहेगा वो गांव के प्रति उत्तरदायी होगा और उनको उसकी हर अपने काम की वहाँ पे रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन ही जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ है। यदि हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था की जो भूतकाल रहा है या पास्ट है, कहाँ से हमारे भारत में, ऐसा तो नहीं कि स्वतंत्रता के पहले भी हमारे जो स्थानीय स्वशासन है वो रहा है या नहीं रहा है, तो उसको हम बताते हैं कि जो स्थानीय प्रशासन रहा है वो हमारे भारत की स्वतंत्रता के पहले भी रहा है। जो हमारे एक वायसराय हुए थे लॉर्ड रिपन 1882 में एक जिला बोर्डों की स्थापना भारत में की थी। उस जिला बोर्डों में जो उस जिले में लोग रहते हैं उनको, स्थानीय लोग जो रहते हैं उनको अपने जो है शासन में शामिल किया था। तो सबसे पहला जो प्रयास है पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर वो था हमारा लॉर्ड रिपन का। तो ये क्वेश्चन दोस्तों
फॉरेस्ट सर्विस का जो पेपर हुआ था अभी जो रेंजर के लिए लिया गया था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो लॉर्ड रिपन ही है जो सबसे पहले भारत में स्थानीय स्वशासन को लाए थे। उसके बाद जो 1930 से 40 का काल ऐसा रहा जब भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई कार्य किए। उसके लिए उन्होंने 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया था। उसमें जो है प्रांतीय स्वशासन की वहां पे बात की गई थी। उस बात में जो है मुख्य रूप से प्रांतीय स्वशासन में दो क्षेत्रों में बांटा गया था। द्विस्तरीय व्यवस्था थी, उसमें जो थी ग्रामीण स्तर के लिए ग्राम पंचायत और शहरी स्तरों के लिए जो नगर निगम का, जैसे कि जो अभी भी चल रहा है कि हमारे शहर क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद होती है और जो गांव स्तर होती है उसमें ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत होती है। वही व्यवस्था जो है 1935 के अधिनियम में भी जो ब्रिटिश शासन ने यहाँ पे लाया था, ग्राम स्तर में जो है ग्राम पंचायत और शहरी स्तर में नगर निगम की वहां पे व्यवस्था की गई थी। लेकिन यहाँ पे एक बात यह है कि जितने भी हमारे जो उस समय नेता थे जो कि संविधान सभा में भी अपने आप को स्थापित किया था, जब 1946 में संविधान सभा बनी थी तो अधिकतर जो हमारे वहां पे नेता थे, जो संविधान सभा के मेंबर थे, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का वहां पे विरोध किया था। ये नहीं चाहते थे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए। लेकिन क्योंकि गांधी जी का सपना था ग्रामीण स्वशासन के ऊपर, तो गांधी जी के दबाव के कारण जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में शामिल की गई थी। लेकिन जब पहला प्रारूप संविधान का बना था तो उसमें पंचायती राज व्यवस्था का कहीं भी उल्लेख नहीं था। वो गांधी जी के दबाव से ही था जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 जोड़ा गया था, जिसमें ग्राम पंचायत का सबसे पहला उल्लेख किया गया था। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया और जब उसमें मतलब हमारा संविधान भी लागू हो गया 1950 में, तो उसके बाद जब 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने 1952 में जो है सबसे पहला जो कार्यक्रम है हम ग्रामीण स्वशासन के लिए बोल सकते हैं वो था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम मतलब जो हमारे गांव, हमारे जो पूरे भारत की जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी, यानी गांव के लोग जो उनको प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम यहाँ पे चालू किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी जो है शासन में हो सके और जो सरकार की जो योजनाएं चालू की जा रही हो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। उसी के लिए जो है यहाँ पे सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में चालू किया गया था। उसी के बाद इस कार्यक्रम को ही अपना विस्तार देने के लिए, तो पहले जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू हुआ था बहुत महानगरों या जो महानगरों के क्षेत्र हैं वहां पे चालू किया गया था। लेकिन उसको विस्तार करने के लिए, इस योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए, छोटे छोटे स्तर तक पहुंचाने के लिए 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। जब ये दोनों प्रोग्राम को चलते हुए 3 से 4 साल यहाँ पे निकल गए, तो उसके बाद जो है इनकी समीक्षा करने के लिए कि ये कार्यक्रम जो है कितना मतलब ग्राउंड फील्ड में उतर सका है, कितना इसका फायदा हो रहा है और यदि कुछ नुकसान हो रहा है या इसमें कुछ खामी है तो उसकी अनुशंसा भी की गई कि और उसमें जो है एक रिपोर्ट भी पेश की गई कि इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, जो हमारे शासन में लोप पोल है उसको कैसे हटाया जा सकता है। उसी के लिए जो है 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का यहाँ पे गठन किया गया। वो गठन किया था 1957 में और इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट जो है यहाँ पे सौंप दी थी। बलवंत राय मेहता समिति की यहाँ सिफारिश थी कि यदि हम भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन करें, जैसे कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का, जनपद स्तर पर जो है पंचायत समिति का और जिला स्तर पर जिला पंचायत का यहाँ पे गठन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उन्होंने यहाँ पे अनुशंसा की थी। और जो इस कार्यक्रम में यही यहाँ प्रॉब्लम थी कि वहां पे जो है यहाँ पे किसी भी एक यहाँ पे कोई भी स्पष्ट मतलब उल्लेख नहीं किया गया था कि कैसे शासन को वहां पे मतलब इस कार्यक्रम को योजना ठीक से नहीं बनाई गई थी कि कैसे इस योजना को क्रियान्वित किया जा सके। तो उसके लिए अब यहाँ पे 3 स्तर में बांट दिया गया था और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी, जनपद स्तर पर पंचायत समिति उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी और जिला पंचायत जो है जिला स्तर में उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। तो ये तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, उसको 1958 में जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसने अनुमोदित कर दिया और ये पंचायती राज व्यवस्था जो है भारत में लागू करने का यहाँ पे उल्लेख किया गया और यहाँ पे इसको सिक्योर मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हैं लागू यहाँ पे होने के लिए स्वीकृति दे दी गई थी। तो इस पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहला जो है प्रयोग जो हुआ वो था मतलब लागू की गई जो था 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान का नागौर जिला था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी।
ये इसके बाद जो है वो आंध्र प्रदेश में भी लागू की गई थी और धीरे धीरे भारत के अन्य राज्यों में भी लागू की गई थी। लेकिन इस व्यवस्था में एक खामी ये थी कि यहाँ पे हर राज्यों को अपने हिसाब से जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की स्वतंत्रता दी गई थी। चाहे कोई राज्य जहाँ पे कम जनसंख्या वहाँ पे द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी रख सकता था, और जो वहाँ के नियम कानून है वो भी जो है राज्यों के द्वारा ही बनाए जा रहे थे, और वो अपने राज्य की जनसंख्या और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने अपनी पंचायती राज व्यवस्था वहाँ पे हर राज्यों ने लागू की थी। तो सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। यह क्वेश्चन जो है पीएससी 2012 में पूछा गया है प्री में। और ये बलवंत राय मेहता समिति जो है इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। ये क्वेश्चन भी पेपर में 2011 पीएससी में पूछा गया है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है ये जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई वो लगभग भारत में जो है 20 वर्षों तक चलती रही। जब भारत में जनता पार्टी की सरकार आई 1977 के आसपास, तो उन्होंने इस जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती व्यवस्था चल रही थी उस पर उसकी समीक्षा करने के लिए अशोक मेहता समिति का यहाँ पे गठन किया था, जो कि 1977 में गठित की गई थी। इसके बाद उन्होंने जो समिति थी अशोक मेहता की, उन्होंने 132 जो है यहाँ पे प्रावधान अपने पेश किए थे, अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उसमें 132 प्रावधान थे। उतना डिटेल में हमको वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारा जो मेन पार्ट है जो हमारे पेपर में पूछा जाता है कि इन्होंने अशोक मेहता ने यहाँ पर त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसमें कमी लाते हुए द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की यहाँ पर अनुशंसा की थी कि जिला स्तर में जो है वो जिला पंचायत का गठन किया जाए और जो एक मंडल पंचायत बनाया जाए, जो कि जहाँ पे 15,000 से 20,000 गांव के जो लोग हैं, जहाँ पे गांव है उन जनसंख्या वाले जो गांव उनको मिलाकर एक समूह बना लिया जाए और उनके समूह को ही मंडल कहा गया और उसके लिए जो पंचायत बनाएंगे उसको मंडल पंचायत कहा गया। तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की यहाँ पर अनुशंसा की थी अशोक मेहता ने। लेकिन यहाँ ये हुआ कि अशोक मेहता की जो सिफारिशें थी वो लागू होती या उस पर चर्चा की जाती उसी के पहले जो है जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार जो गवर्नमेंट थी वो गिर गई थी। तो अशोक मेहता की जो भी सिफारिशें थी वो लागू नहीं हो सकी। तो उसके बाद जो बलवंत राय मेहता की जो सिफारिशें थी वही भारत में चलती रही और फिर उसके बाद उसमें अनुशंसा करने के लिए जो है फिर से 1985 में एक GV राव समिति बनाई गई, जो कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो अभी तक चले आ रही है उसकी समीक्षा करेगी और उसमें जो खामी उसको दूर करने के लिए जो है GV राव समिति यहाँ पे गठित की गई। GV राव समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसके अनुसार ये था कि हमने जो है पंचायती राज तो बना दिया है, लेकिन जो है उसको कोई भी अधिकार वहाँ पे नहीं दिए गए हैं। तो जितने भी हमारे प्रशासन में अफसर हैं वो अपनी नौकरशाही जो है वहाँ पे दिखा रहे हैं। जनता को वहाँ पे कोई भी जो ग्रामीण जनता उसको कोई अधिकार वहाँ पे नहीं दिए गए हैं। तो उसी के उन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट कहा था कि बिना जड़ की घास, मतलब जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था बिना जड़ की घास है, यानी घास तो उग गई लेकिन उसकी जड़ ही नीचे कुछ नहीं है, तो वो जो घास है वैसे घास कोई काम की नहीं रहती, सिर्फ नाम मात्र का अधिकार दिया गया था। तो GV राव समिति की जो सिफारिशें थी उन्होंने जो यहाँ पे अपनी समीक्षा की थी पंचायती राज, उसी को जो है यहाँ पर उसकी समीक्षा करने के लिए जो उन्होंने जो रिपोर्ट दी वो सही है कि नहीं, उसको लागू किया जा सकता है कि नहीं, उसके लिए यहाँ पे जो है LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया था। तो LM सिंघवी समिति यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समिति, क्योंकि ये ऐसी समिति जिसके बाद जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। इन्होंने ही अनुशंसा की थी कि हमारे जब तक पंचायतों को संवैधानिक रूप से उनको अधिकार नहीं दे दिया जाता या हमारे संविधान में उनका कोई भी मतलब पार्ट नहीं रखा जाता तब तक हमारी पंचायतें जो कोई काम की नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो है अनुच्छेद 40 जो है वहाँ पे ग्राम पंचायत जरूर था, लेकिन वो हमारे राज्य के नीति निषेध तत्व में था, और राज्य के नीति निषेध तत्व ऐसा होता है जो न्यायालय में वाद योग्य नहीं होती। यदि अगर हम और इसको लागू करना या ना करना राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। अगर राज्य जो है इसको लागू नहीं करता तो उसमें भी है हमारी गवर्नमेंट या हमारी जो न्यायालय वो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे नीति निषेध तत्व में। यदि अब जो है अब हमारे जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको हम संवैधानिक मान्यता दे दिए तो उसके बाद जो है राज्यों को उसमें लागू करने बाध्य हो जाएंगे और साथ ही साथ जो है जनता के प्रति उत्तरदायी भी रहेंगे अपने शासन करने के लिए। तो सबसे पहले जो सिफारिश की थी जो पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी मान्यता देने के लिए वो LM सिंघवी समिति ने की थी 1986 में। तो यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। और साथ ही हमने जितनी भी समिति अभी लाइन से जो पढ़ी है, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और GV राव, LM सिंघवी, इनका क्रम जो है वो
पंचायत समिति जब गठित की गई, ये क्रम भी है जो फॉरेस्ट सर्विस जो अभी रेंजर का पेपर हो तो उसमें ये पूछा गया था, तो इसको आप डेट वाइज जो है यहाँ पे सन वाइज उसको याद कर लीजिएगा। अब जो है हम एलएम सिंघवी समिति के सिफारिश के आधार पर देखते हैं इसको संवैधानिक मान्यता देने के लिए। सबसे पहले जो है 64 अमेंडमेंट एक्ट जो है 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो है 1989 में जो है गवर्नमेंट ने पेश किया था लोकसभा में। ये जो है लोकसभा से तो ये विधेयक पास हो गया था, लेकिन जो है राज्यसभा में ये विधेयक पास नहीं हो पाया, जो कि जो हमारे विरोधी दल तो सब विपक्ष की पार्टी थी, उन्होंने इसका घोर विरोध किया था यहाँ पर, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पार्ट रखे गए थे अंदर जो विपक्ष ने मंजूर करने से इनकार कर दिया था। इसलिए ये बिल जो है राज्यसभा में अटक गया था और उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार भी गिर गई थी, तो एक जो है विधेयक जो अपने आप जो है यहाँ पे खत्म हो गया था। उसके बाद वीपी सिंह गवर्नमेंट है 1989 में फिर से उन्होंने एक संविधान संशोधन विधेयक जो पंचायती राज के ऊपर था वो संसद में लोकसभा में पेश किया था। उन्होंने मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग बुलाई थी सभी राज्यों के, और उसमें पंचायती राज व्यवस्था के लिए उन्होंने विभिन्न सिफारिशें भी मांगी थी। उसके बाद जो है इस विधेयक को जो है यहाँ पे लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन वो लोकसभा से पास हो तो उसके पहले वीपी सिंह की यहाँ पे गवर्नमेंट गिर गई थी। तो उसके बाद जो अलग गवर्नमेंट आई, अगली जो गवर्नमेंट थी वो थी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट। नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी उसने इस विधेयक को जो यहाँ पे पेश किया था, जिसको कि हम 73वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में जानते हैं। और जो हम कोई भी विधेयक कानून तभी बनता है, उसको कानूनी मान्यता तभी मिलती है जब वो लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद उसमें जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे तो वो कानून जो विधेयक पेश किया गया वो अधिनियम बन जाता है, यानी कानून बन जाता है। तो उसके बाद जो है 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1993 जो है 23 अप्रैल 1993 को लागू हो गया। और जो हमारे जितना भी पंचायती राज व्यवस्था थी, जो कि गांव स्तर में हो या जिला स्तर में हो या जनपद स्तर में हो, वो उसको संवैधानिक मान्यता दे दी गई। यहाँ पे एक और संविधान संशोधन विधेयक जो था 74वां संविधान संशोधन विधेयक, वो भी जो है पारित हो गया था। वो नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के लिए था, जिसको हम जब वो नगर निगम पढ़ेंगे तब हम उसमें डिटेल में उसको 74वां संविधान संशोधन विधेयक देखेंगे। अब हम देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, उसको हम एक नज़र में देखते हैं। सबसे पहला जो है हमारे जो संविधान था उसमें भाग 9 जोड़ा गया, पंचायतों के नाम से वो भाग जोड़ा गया, भाग 9। दूसरा जो बदलाव आया उसमें ये था अनुसूची 11 जोड़ी गई, जिसमें पंचायत जो हमारे ग्राम पंचायत या जो भी हमारे पंचायत से रिलेटेड जो भी विषय हैं उसको अनुसूची 11 में शामिल किया गया। उसके अंतर्गत 29 सब्जेक्ट, 29 विषय जो शामिल किए गए, जो 29 चीजें हैं उस विषय में ही जो है पंचायत जो है कानून बना सकती है। वही जो पावर है 29 सब्जेक्ट में उसी को शामिल किया गया यहाँ पर अनुसूची 11 में। उसके बाद जो है यहाँ पर जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक आया था उसके अनुसार जो है भारत में त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का प्रावधान किया गया था। हर राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था रहेगी, लेकिन जहाँ पर जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पर छूट दी गई थी कि जो मध्य स्तर रहेगा यानी जनपद पंचायत तो रखा जाए या ना रखा जाए वो राज्य के ऊपर डिपेंड कर रहा था। बाकी जो है 3 स्तर जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, ऐसी अनुशंसा जो है जो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी उसी के अनुरूप रखा गया था यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद जो है ग्राम स्तर पर हर जो ग्राम स्तर है वहाँ पर ग्राम सभा का भी गठन किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में फर्क क्या होता है। ग्राम सभा में वे सभी लोग शामिल होते हैं जो गांव के जो मतदाता सूची रहती है उसमें उनका नाम दर्ज होता है, यानी वो जो गांव स्तर में चुनाव होते हैं उसमें वोट दे सकते हैं, वो जो है हमारा ग्राम सभा में सभी लोग जो है शामिल होते हैं। और जो ग्राम सभा के सभी लोग में से जो कुछ लोग चुनाव लड़के जो जीत जाते हैं वो ग्राम पंचायत में शामिल होते हैं। मतलब जो ग्राम पंचायत के जितने भी लोग रहते हैं वो ग्राम सभा के ही सदस्य रहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में। और जो ग्राम पंचायत अब जो भी कार्य करेगी उसकी रिपोर्ट जो है वो ग्राम सभा को देती है, और ग्राम के जितने भी लोग रहते हैं जो ग्राम सभा के सदस्य रहते हैं वो उसका अधिकार होता है कि वो ग्राम पंचायत के काम की जो जानकारी मांग सकता है, और ग्राम पंचायत जो अपनी जानकारी ग्राम सभा को ही पेश करती है। उसके बाद जो है यहाँ पे व्यवस्था की गई कि जो पंचायत चुनाव है हर 5वें वर्ष में जो है पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, यानी हर जो एक भी पंचायत समिति है जो चुन के आएगी उसका कार्यकाल जो है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होगा, और 5 साल बाद जो है उसमें पंचायत के चुनाव होंगे राज्य में।
उसके बाद जो है SC/ST की जो जनसंख्या रहेगी, उनके जो राज्य में उनकी जनसंख्या है उसके अनुरूप ही उन्हें वहाँ पे पंचायत में उनको आरक्षण मिलेगा, ये व्यवस्था की गई। और जो जितने भी सीट चुनी जाएगी उसमें से 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी। ये जो जनसंख्या ये हर राज्य को छूट दी गई थी कि वो 1/3 तो मिनिमम होनी चाहिए, अगर उसके ऊपर यदि कोई देना चाहता है राज्य तो उसके ऊपर छोड़ा गया था कि अपनी सीटें जो है वो दे सकता है उसके ऊपर। उसके बाद जो है एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग जैसे कि हमारा सेंट्रल में वित्त आयोग होता है वो राज्यों के लिए धन की अनुशंसा करता है, वैसे राज्य वित्त आयोग जो होता है वो जो पंचायतों के लिए जो धन की अनुशंसा करता है वो राज्य वित्त आयोग करता है। उसका गठन करने का यहाँ पे प्रावधान किया गया था, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में भी राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। उसके बाद जो है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, मतलब हर जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जैसे हमारा भारत में चुनाव होता है या कोई भी चुनाव हो जाए, जैसे कि आप बोल सकते हैं लोकसभा का चुनाव हो गया, तो वो चुनाव जैसे हमारा निर्वाचन आयोग कराता है वैसे ही राज्य में पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो यहाँ पे एक बात इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक से जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की वो सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश में लागू की गई थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी उसमें मध्य प्रदेश का एक भाग था, तो हम एकीकृत छत्तीसगढ़ भाग भी बोल सकते हैं मध्य प्रदेश के साथ। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश सहित एकीकृत छत्तीसगढ़ में भी लागू हुई थी। तो ये जो है बेसिक हमने अभी 73वां संविधान संशोधन विधेयक तक हम पहुंच गए हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कौन सा जो अनुच्छेद है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड, उसको हम देख लेते हैं। अब दोस्तों ये मैंने यहाँ पे पूरे भी जो भी पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जो 73वें संविधान संशोधन के बाद हमारे संविधान में शामिल किए गए थे, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो मैं लाइन से आपको बताते जा रहा हूँ ये आर्टिकल क्या है, तो इसको आप जरूर नोट कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है इस आर्टिकल के ऊपर आजकल जरूर आ रहा है। कोई भी पेपर ले लीजिए आप, व्यापम या PSC। तो सबसे पहले जो है हमारा अनुच्छेद 243 है। इसमें जो है पंचायत की जितनी भी परिभाषाएं हैं, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, वो सभी स्तर की जो परिभाषाएं यहाँ पे दी गई है वो है आर्टिकल 243। फिर आर्टिकल 243 का जिसमें है ग्राम सभा का गठन कैसे होगा, वो ग्राम सभा होती क्या है, उसके मीटिंग कैसी होगी, ये सब जो डिटेल हम उसमें यहाँ पे बताया गया, जिसको हम अगले वीडियो में यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। अगला है 243 का जिसमें ग्राम पंचायत का गठन कैसे होगा यह बताया गया है। फिर है 243 का जिसमें पंचायतों की संरचना कैसी होगी, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, वो सब बताया गया यहाँ पर। फिर है 243 का जिसमें जो है स्थानों का आरक्षण बताया गया। ये क्वेश्चन जो है मतलब यहाँ पे SC/ST के लिए आरक्षण कितना होगा, OBC के लिए आरक्षण कितना होगा, ये जो है इसमें इस आर्टिकल में बताया गया। और यही आर्टिकल जो है अभी 2016 जो PSC स्टेट सर्विस का वो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला जो है 243 अंग, उसमें पंचायतों की अवधि कितनी रहेगी, कितने साल की अवधि रहेगी, ये सब उसमें बारे में वर्णन किया गया है। फिर 243 उसमें है सदस्यों के लिए क्या क्या अयोग्यता है, उसकी क्या क्या उनको अयोग्य कर सकता है चुनाव लड़ने के लिए, क्या क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए, वो सब इसमें जो वर्णन किया है 243 में। फिर है 243 जिसमें पंचायतों की शक्ति और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। फिर है 243 जिसमें पंचायतों में जो शक्ति है पंचायत की कर लगाने की, किस किस विषय में वो कर लगा सकते हैं, कैसे कर वसूली कर सकते हैं, सब वर्णन 243 में किया गया है। उसके बाद से 243 जिसमें जो है राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। तो ये आर्टिकल जो है 243 ये आपके रजिस्ट्रार जो अभी रजिस्ट्रार का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 243 इसमें पंचायतों की लेखाओं की समीक्षा, मतलब जैसे पंचायत की जो जैसे हमारा आप बोल सकते हैं जो केंद्र में गवर्नमेंट होती है तो उसके जो लेखाओं की जांच जो है वो महालेखा परीक्षक करता है, फिर लोक लेखा समिति को वहाँ पे अपनी रिपोर्ट देता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है पंचायतों की लेखाओं की समीक्षा भी की जाती है। उसके बाद है 243 जिसमें जो है यहाँ पंचायतों के लिए निर्वाचन कैसा होगा, निर्वाचन क्षेत्र कैसा होगा, या राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो सब इसी के अंतर्गत आता है 243। उसके बाद है 243 जिसमें होता है संघ राज्य क्षेत्र, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे पंचायतों का गठन कैसा किया जाएगा, उसके लिए 243 है। फिर है 243 जिसमें कुछ भागों में लागू होना। इसका मतलब ये है कि जैसे कुछ क्षेत्र होते हैं जो एकदम जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ पे और कोई गवर्नमेंट मतलब लोगों की संख्या बहुत कम है
वहाँ पे जो है पंचायतों का गठन कैसे किया जाए या ना किया जाए, वो सब जो है 243 ठ में है, ये 243 ड में है। फिर ढक्कन वाला ढ 243 ढ, उसमें विद्यमान विधियां व पंचायतों का बना रहना। मतलब जैसे हमारा केंद्र में गवर्नमेंट होती है, कुछ ऐसी आपात स्थिति भी आती है जब गवर्नमेंट जो लोकसभा रहती है उसका जो है कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, वैसे ही जो है पंचायतों के लिए भी यहाँ पर है उस 243 ठ में। फिर आखिरी है 243 अणा, जिसमें है निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप। यदि पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायालय जाया जा सकता है, उसके लिए जो है 243 अण है। तो ये जितने भी अनुच्छेद हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते ही हैं। अब जो है यहाँ पे मैंने जो पिछला आपको समितियां बताई थी, जो पंचायतों के गठन से पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए जो समितियां बनाई गई, तो उसको मैंने यहाँ लाइन से लिख दिया है, तो इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन फॉरेस्ट सर्विस में पूछा गया था अभी। तो आज के जो बेसिक था हमारा पंचायती राज व्यवस्था को, उसको हमने कवर कर लिया है। अगले वीडियो से जो हम मेन टॉपिक जो अपना छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था उसको चालू करेंगे। वो उसके वीडियो सीरीज जो है वो लंबी रहेगी, उसके लिए हम 4-5 वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा पंचायती राज व्यवस्था जो है कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे जो वीडियो सबसे पहले आप देख सके। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।